बहुत स्वागत है मनीष तिवारी जी आपका। पंजाब से सांसद हैं आप, स्टार प्रचारक की सूची में नहीं आए थे, बहुत सारे सवाल उस समय आपसे पूछे गए थे, आपने खुद ही ट्वीट कर दिया था। लेकिन ये समझाइए कि पंजाब चुनावों में बीजेपी लड़ रही है, अकाली दल है, अमरिंदर सिंह जी तो हैं ही, आम आदमी पार्टी है, किसानों की अपनी पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस की कितनी पार्टियां हैं यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, ऐसा है कि जो गंभीर सवाल आपने पूछा है कि 1967 से लेकर 2017 तक पंजाब में लगभग सीधा मुकाबला रहा, पहले कांग्रेस और अकाली दल के बीच, और फिर जब अकाली दल और भाजपा का गठबंधन हो गया तो कांग्रेस और अकाली दल भाजपा के बीच लगभग सीधा मुकाबला रहा। ये जो 2022 का चुनाव है, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें 5-6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कैप्टन साहब का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, किसानों की पार्टी है और अकाली दल बीएसपी है। तो पंजाब में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी पार्टियां किसी चुनाव मैदान में हों, और ये पंजाब के लिए भी पहली बार ऐसा तजुर्बा है। नहीं, मैंने तो पूछा था कांग्रेस की कितनी पार्टियां हैं यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस एक ही पार्टी है, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में बनी थी और 1885 से लेके आज तक एक ही पार्टी है। क्या चन्नी वर्सेस सिद्धू का नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा? देखिए, मैं 3 लोकसभा चुनाव पंजाब से लड़ चुका हूँ और पंजाब को मेरा मानना है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत समझता हूँ। पंजाब के जो लोग हैं वो ये सारा जो शोर शराबा है, इससे हटकर जो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे हैं उनको सामने रख के अपना फैसला करते हैं। देखिए, पंजाब एक सरहद का सूबा है और पंजाब में 1975 से लेकर पाकिस्तान पंजाब का जो पीस है, पंजाब की जो अमन और शांति है, उसको भंग करने की कोशिश करता रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा पंजाब ने 1980 से लेकर 95 तक भुगता। 35,000 लोग उस मुहिम में शहीद हुए भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए। तो इसलिए पंजाब के लोग एक चीज़ भली भांति समझते हैं कि अगर पंजाब की राजनीतिक स्थिरता डगमगाई तो उसके जो बाकी परिणाम हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और इसलिए ये जो आप रोज़ देखते हैं कि तू मैं पार्टियों के बीच होती है, पार्टियों के अंदर भी वो तू मैं होती है जिसका आपने जिक्र किया, इससे कहीं ऊपर उठकर पंजाब के लोग अपने राजनीतिक फैसले करते हैं। और एक चीज़ आपको संज्ञान में रखनी चाहिए कि आधा पंजाब तो बाहर बसता है, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। तो एक क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज़ उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ निरंतर और लगातार चलती रहती है। तो इस सारी परिस्थिति को सामने रखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये जो नोक झोंक है और या ये जो आपस के अंदरूनी कलह है, इसको पंजाब के लोग कोई बहुत गंभीरता से लेते हैं। पर आपको भी लगता था कि अमरिंदर सिंह जो है वो बीजेपी के इशारों पर अपनी स्टेट को चला रहे थे यहाँ? देखिए, ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से हम लोगों के पारिवारिक संबंध हैं, आज से नहीं है, पिछले लगभग 50 साल से हैं। जब पंजाब की संरचना हुई विभाजन के बाद और पेप्सू बना, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, और दूसरा जो ब्रिटिश पंजाब था वो अलग सूबा हुआ करता था, तो मेरे नाना जी सरदार तीरथ सिंह गुरम उस पहली सरकार में वजीर थे जिसमें महाराजा यादविंदर सिंह राजप्रमुख हुआ करते थे। और जो इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब में एक बहुत बड़ी प्रजामंडल की मुहिम चली थी और ये सब लोग महाराजा भूपिंदर सिंह के खिलाफ, महाराजा यादविंदर सिंह के खिलाफ
बहुत इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, जेल गए, बहुत यातनाएं झेली, पर जब आज़ादी आई तो उस बिटरनेस को इन्होंने अपनी सियासत में नहीं आने दिया। तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 4.5 वर्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले 5 वर्ष मुख्यमंत्री थे, और ये कहना कि वो किसी के इशारे के ऊपर अपनी सरकार चलाते थे, ये बहुत ही बचकानी बात है। आपके हिसाब से ऐसा नहीं है? इसी करीबी की वजह से कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं रखा गया? देखिए, लगातार घूम फिर कर बात इसी पे आई जाती है, और मैंने इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कई बार बोल चुका हूँ। अगर आप दोबारा बुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ। देखिए, अगस्त 2020 से जब हम लोगों ने एक खत लिखा था कि कुछ सुधारों की ज़रूरत है, तब से एक ज़रूर तनाव था, और वो तनाव आज भी जारी है। उसके बाद ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वाला वाक़या हो गया, और कई लोगों का कांग्रेस पार्टी में ये मानना है कि मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से नज़दीकियां हैं, और वो हैं भी, मैं उसको कभी मैंने डिनाई नहीं किया। और अगर कई लोगों की ये उम्मीद थी कि जैसे उनके कुछ कैबिनेट के साथी थे, उनकी तरह मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को गाली गलौज करूं, तो वो तो मेरा किरदार नहीं है। और इसलिए अगर कोई मुझे किसी सूची में नहीं शामिल करना चाहता, तो ये उनका उत्तरदायित्व है, मेरा नहीं है। और मैं तो हंस के अपने साथियों से कह रहा था कि अगर आप इस बात को बुरा ना माने, तो कि उस सूची में तो कई ऐसे लोग हैं जिनके कहने पे उनकी पत्नी भी वोट ना डाले। वैसे ये बात दूसरी है कि आजकल पत्नियां किसी के कहने पे वोट नहीं डालती। नहीं, और ये सकारात्मक बदलाव है जिस वजह से महिलाओं के वोट बैंक को सारी पार्टियां देख रही हैं। लेकिन ये समझाइए, आज अश्विनी कुमार जी का भी इस्तीफा आया है, और उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए लिखा कि having given my thoughtful consideration to the matter, I have concluded that the present circumstances and consistent with my dignity, I can best subserve larger national causes outside the party fold. 46 सालों का एसोसिएशन कोई छोड़कर अगर जाता है और कहता है कि आई एम अकॉर्डिंगली क्विटिंग द पार्टी आफ्टर अ लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ 46 years and hope to proactively pursue public causes inspired by the idea of transformative leadership based on the dignitarian promise of a liberal democracy envisioned by our freedom fighters. क्या कांग्रेस सकारात्मक आलोचना और विरोध के बीच का फर्क नहीं समझ रही है? देखिए, अश्विनी कुमार जी हमारे मित्र हैं, और आज से नहीं है, बड़े वर्षों से हमारे मित्र रहे हैं। हमने यूपीए की सरकार में इकट्ठा काम भी किया है, और मैं राहुल से हंस रहा था और सुप्रियो से कि जब हम लोगों ने ये खत लिखा था और एक सकारात्मक बदलाव की बात की थी, तो ये श्री अश्विनी कुमार जी ही थे जो रोज चलचित्र पर जाकर हमको सबसे ज़्यादा बुरा भला कहते थे। पर उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी का एक अपना व्यक्तित्व है, और उन्होंने जो भारत का सार्वजनिक जीवन है उसमें ज़रूर एक योगदान डाला है। और अगर कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाता है, ज़रूर कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान होता है, और हम लोगों को इसके ऊपर गहरी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव के बीच का समय है। मैं ज़्यादा इसके ऊपर विश्लेषण नहीं करना चाहता, पर ये इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए कि अगर हमसे जुड़े हुए लोग, और मुझे भी आज 40 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में, शायद अश्विनी कुमार जी ने मुझसे 5 साल ज़्यादा बिताए हों कांग्रेस में, अगर ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं और उनका एक पिछोकड़ भी रहा है, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि उनके जो सत्कारयोग पिताजी थे प्रबोध चंद्र जी, वो पंजाब विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, तो अगर ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं तो ज़रूर पार्टी को नुकसान होता है। एक बात होती है महत्वाकांक्षा के लिए छोड़कर जाना, दूसरी चीज़, अब जैसे मैं 2 राज्यों की ही तुलना अगर कर दूं, एक तरफ पंजाब देख लें जहां बीजेपी से आए हुए नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी अध्यक्ष रहे,
दूसरी तरफ मैं कांग्रेस को राजस्थान में अगर देख लूं, जहां बीजेपी के, माफ कीजिए, कांग्रेस के ही सचिन पायलट जो बगावत तो करते हैं लेकिन कहते हैं मैं पार्टी नहीं छोड़ता हूं, उन्हें उप मुख्यमंत्री तक का पद से हटा दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए। ये अप्रोच में कहां गलती आ रही है? श्वेता जी, ये आपने एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है। देखिए, अगर आप पंजाब की राजनीतिक पृष्ठभूमि को आज देखें तो पंजाब की पृष्ठभूमि एक सीधा सीधा संदेश भेजती है कि पंजाब में या भारत की सियासत में जो विचारधारा है उसकी मौत हो गई है। इट इज़ डेथ ऑफ आइडियोलॉजी। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें तो 117 उम्मीदवारों में से मेरे ख्याल 80-90 उम्मीदवार तो कांग्रेस पार्टी से ही हैं। अगर आप लुधियाना ले लीजिए, जो मेरा पुराना संसदीय क्षेत्र है, जो लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं गोगी जी, वो हमारे चेयरमैन थे। जो आपके लुधियाना सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे हैं पप्पी प्राशर जी, वो मेरे ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैंने ही 2012 में लुधियाना दक्षिणी से चुनाव लड़ाया था। जो मदन लाल बग्गा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी साल कांग्रेस में बिताए थे लुधियाना नॉर्थ से। और इसी तरह से अगर मैं आपको सूची उठा लूँ, इसी तरह से अगर आप भारतीय जनता पार्टी भी देखें, भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर उम्मीदवार तो कांग्रेस से हैं। वो जो लुधियाना ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं जगमोहन शर्मा जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो लगभग अगर आप पंजाब की पूरी पृष्ठभूमि को उठा के देखें और अगर लेटेस्ट से 100 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से, उसमें तो 80 तो कांग्रेसी हैं। तो इसलिए पंजाब का जो ये चुनाव है, ये एक बड़ा अजीब और अद्भुत और विचित्र संदेश पूरे देश को भेज रहा है कि विचारधारा की तो बिल्कुल पूरी तरह से मृत्यु ही हो गई है। कोई विचारधारा नहीं है। सिर्फ मैं इसको महत्वाकांक्षा भी नहीं कहूँगा, मैं इसको अवसरवाद भी नहीं कहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो उसको सूट करता है वहाँ पे फिट हो जाता है। आप कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात को कह रहे हैं कि लोग नोक झोंक के तौर पर देख रहे हैं, अगर सिद्धू और चन्नी हो गए। लेकिन अगर सुनील जाखड़ ये कहते हैं कि मैं इसीलिए साइडलाइन किया जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, तो ये तो समस्याएं बढ़ाती है ना। आप इकलौते हिंदू सांसद निकल कर आए यहाँ से, श्री आनंदपुर साहिब से, यानी कि जगह तो सबकी है ना, जो काम करेगा उसकी। देखिए, श्री सुनील जाखड़ जी का जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस बात को सार्वजनिक तौर पर कई बार कह चुका हूँ। देखिए, पंजाब में हिंदू और सिख का कोई फर्क नहीं है। पंजाब की जो पृष्ठभूमि है कि उसका मूलभूत आधार ये है कि मानस की जात सबे एक पहचान। पंजाब की जो पृष्ठभूमि है उसका मूलभूत आधार ये है कि नानक नाम फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। ये पंजाब की पृष्ठभूमि है। पंजाब में जो हिंदू और सिख की बात करता है वो पंजाब की राजनीतिक स्थिरता का सबसे बड़ा दुश्मन है और सीधा सीधा आईएसआई के हाथों में खेलता है। और मैंने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही है कि ये अगर हिंदू और सिख की बात होती पंजाब में तो मैं श्री आनंदपुर साहब से सांसद ना होता, जहां पे 13 अप्रैल 1699 को आपके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की संरचना की थी। मोहम्मद सदीक फरीदकोट से सांसद ना होते, जहाँ पे सिख धर्म से जुड़े हुए ऐसे बहुत महत्वपूर्ण रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो पंजाब में अगर हिंदू सिख की कोई बात करता है या कोई जात पात की बात करता है, इससे बड़ा पंजाब का कोई नुकसान नहीं हो सकता। और मैंने ये बात सार्वजनिक तौर पे कही है कि सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। श्री सुनील जाखड़ फरवरी 2022 में जब चुनाव चल रहा है ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, और इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए, क्योंकि चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, पर अगर पंजाब की सामाजिक एकता का नुकसान होता है, अगर सामाजिक एकता के ऊपर आंच आती है, तो ये सीधा सीधा भारत की सुरक्षा को कमजोर करता है।
भारत की सुरक्षा को कमजोर करने के बाद, एक सीमावर्ती राज्य होने की बात, अमरिंदर सिंह जब तक रहे मुख्यमंत्री उन्होंने यही कहा कि बहुत संवेदनशील स्थिति है और बहुत ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। ये चिंताएं हैं इन चीज़ों को लेकर, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखिए, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा बहुत सामरिक मामलों के ऊपर लिखता पढ़ता रहता हूँ, अभी एक किताब लिखी है मैंने, और मेरा ये मानना है कि 1971 में जब हमने पाकिस्तान का विभाजन किया और बांग्लादेश की संरचना की, उसके बाद पाकिस्तान ने एक रणनीति को अंजाम दिया कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और उसका जो सबसे पहला तजुर्बा था उन्होंने पंजाब से शुरू किया। 1975 से लेकर उन्होंने इस चीज़ को क्रियान्वित करना शुरू किया, और पंजाब ने एक बहुत बड़ा खामियाजा इस बात का भुगता। जैसे मैंने पहले कहा कि 35,000 लोग शहीद हो गए भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2008 में मैं लंदन में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में था, तो एक पूर्व डीजी आईएसआई के मेरे साथ उस पैनल के ऊपर थे, और उसके बाद जब हमने बातचीत की तो मेरे को कहने लगे कि हमारा जो सबसे बड़ा लेसन था कि हमारा जो मंसूबा था वो क्यों विफल हो गया, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद था वो क्यों कामयाब नहीं हो पाया, ये हमारा सबसे बड़ा लेसन्स लर्न्ड थी कि हम जो हिंदू और सिख के बीच में एकता है, जो 9 मास का साथ है, जो भाईचारा है, हम उसको नहीं तोड़ पाए। और इसलिए पाकिस्तान के मंसूबों के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ी गारंटी है, सिक्योरिटी गारंटी है, वो हिंदू सिख का 9 मास का साथ है, जो 1947 में जब विभाजन हुआ और जिस तरह का कत्लेआम हुआ, उस कत्लेआम के बाद एक जो बॉन्डिंग हुई, उस बॉन्डिंग का नतीजा है। तो इसलिए मैंने किसी पंजाब के चुनाव में या इससे पहले पिछले 20 साल में इस तरह की नकारात्मक बात नहीं सुनी है। कुछ चीजें दलगत राजनीति से उठ के होती हैं, और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के पंजाब की सुरक्षा, पंजाब का अमन और भाईचारा, पंजाब का जो पंजाबी और पंजाबियत जो पंजाब की होंद है, इसकी रक्षा और सुरक्षा करना, ये किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और किसी भी चुनाव से ऊपर उठकर सोचने वाली चीज है। मनीष जी, चुनाव का समय है तो आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सवालों को आप इतने अतीत में ले जाते हैं कि वर्तमान की बात से बच लेते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अतीत में खुद ही चली जाती हूँ और कांग्रेस के उस नरम दल गरम दल के दौर को याद करती हूँ। अगर कोई नई चीज़ नहीं है ये कांग्रेस के भीतर होने वाली, कि 2 तरह की सोच अगर उभरती है वहाँ पर, और अंग्रेजों को निकालने के लिए चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर असहयोग आंदोलन हो, यानी नॉन कोऑपरेशन हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा हो, कांग्रेस में ये चीजें चलती हैं। तो ये जो आपका आंदोलन चल रहा है पार्टी के अंदर, ये कौन सा है? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है आपका, सिविल डिसोबीडियंस चल रहा है? देखिए, अगर ये सवाल आप 20 फरवरी के बाद पूछती या 10 मार्च के बाद पूछती तो इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही विस्तृत उत्तर देता। देखिए, वास्तविकता ये है कि कई चीज़ों के ऊपर एक आत्मचिंतन और एक आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन आगे तभी बढ़ता है अगर वो बहुत ही एक पैनी नज़र से अपनी जो खामियां हैं और अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर उनको संज्ञान में ले। तो इसलिए हमारी जो कोशिश थी या हमारी जो पहल थी वो ना किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर केंद्रित थी, ना ही किसी तरह से हमारे संगठन को, और जिन लोगों ने वो खत लिखा था उनमें से शायद मेरा तजुर्बा 40 साल का कांग्रेस पार्टी में सबसे कम है। एक हमारे संगठन को मजबूत करने का एक पहल थी, और वो पहल आज भी जारी है। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस जो एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, वो एक सेंट्रिस्ट पार्टी इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक सुदृढ़ कांग्रेस, एक सशक्त कांग्रेस, एक शक्तिशाली कांग्रेस इस देश के लोकतंत्र को
का संतुलन बरकरार रखने के लिए बहुत आवश्यक है, ये उसका अभिप्राय है। पर आकलन करने वाले तो ये कहते हैं कि मनीष तिवारी तो बस अब छोड़े कि तब छोड़े कांग्रेस। ऐसे 40 साल तो हो गए। अब जो विश्लेषण करते हैं या जो अटकलें लगाते हैं या जो मूल्यांकन करते हैं, उनको शायद आजकल कोई काम नहीं है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर ये अपना तंज कसते रहते हैं। देखिए, हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारा किसी व्यक्ति विशेष के साथ विरोध हो सकता है, हमारे किन्हीं मुद्दों के ऊपर विचारात्मक फर्क हो सकता है, पर जो एक मूलभूत विचारधारा है जिसके ऊपर भारत का ख्याल टिका हुआ है, द आइडिया ऑफ इंडिया, और उस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर आज से हम 40 साल पहले चले थे और हम लोगों ने अपनी राजनीति उस समय पंजाब में की जब अलगाववाद और आतंकवाद था, और उस अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए हम बड़े हुए। हमारे परिवारों ने शहादत दी भारत की एकता और अखंडता के लिए। तो इसलिए ये बहुत ही एक हल्की बात है। और जैसे मैंने आपको कहा कि वैसे तो देयर इज डेथ ऑफ आइडियोलॉजी, पर हम लोग जैसे कुछ लोग हैं जो अभी भी विचारों की सियासत में यकीन रखते हैं। हाँ, अगर कोई धक्के दे के निकालेगा तो वो बात दूसरी है। वो जब समय आएगा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। यही कहते कहते ज्योतिरादित्य, जितिन प्रसाद सब चले गए ना, इसीलिए लगता है कि कितना इस पे। खैर चलिए, ये जो आप जिसे सिर्फ नोकझोंक कह रहे हैं, क्या जनता आपको नहीं लग रहा है मनमुटाव देख रही होगी? सिद्धू अगर स्वीकारते हैं और उसके बाद प्रियंका वाड्रा के साथ मंच पर ही मौजूद होते हुए उनकी वो नाराजगी दिख जाती है, या फिर उनकी ही अपनी टीम से, उनके परिवार से लोग चन्नी को अमीर कह देते हैं गरीब की जगह, क्या जो अंतिम हफ्ता बचा है पंजाब चुनावों से पहले, उसमें कम से कम एक प्रत्यक्ष एकजुटता नहीं दिखनी चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष एकजुटता किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ तक सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी का सवाल है, उनकी प्रतिक्रियाओं के ऊपर जो जवाब है उनसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपनी प्रतिक्रियाओं का खुद ही जवाब देने के लिए सक्षम है। मेरा सदा से ये मानना रहा है कि जब पंजाब और पंजाब के लोग अपने राजनीतिक फैसले करते हैं तो एक बहुत ही गहरी, जिसको पंजाबी में कहते हैं डूंगी सोच रख के करते हैं। और और आप को एक बात संज्ञान में लेनी चाहिए कि पंजाब एक बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजरा है। 1.5 साल तक पंजाब के लोग दिल्ली की सरहदों पे बैठे रहे। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ है। पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो खिंचा रहा है। तो इसलिए इतनी बड़ी एक आंदोलन के बाद जब अगर चुनाव होता है तो एक राजनीतिक क्रांति भी, एक विचारात्मक क्रांति भी उस सूबे में आती है। और इसलिए पंजाब के लोग इस बार जब फैसला करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बड़े मसले हैं पंजाब के सामने, और क्या बड़े मसले हैं, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 84% जो पंजाब का किसान है उसके पास 3 से 5 एकड़ तक की ज़मीन है। जो कृषि का व्यवसाय है वो अनप्रोडक्टिव होता जा रहा है, वो अनइकोनॉमिकल होता जा रहा है। पंजाब का जो पानी है 1 मीटर के हिसाब से पिछले 30 साल से गिरता जा रहा है। पहले जहाँ पे 6 फुट पे पानी मिलता था, आजकल 600 फुट पे पानी नहीं मिलता है। पंजाब में सबसे बड़ा उद्योग आइलेट्स है। हमारे नौजवान रोज़ इम्तिहान देकर कनाडा, अमेरिका भाग रहे हैं। जो चौथी औद्योगिक क्रांति हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जीनोमिक्स की, रोबोटिक्स की, उसको पंजाब के विकास के लिए किस तरह से हार्नेस करने की ज़रूरत है, ये पंजाब की बड़ी चुनौतियां हैं। और मुझे इस बात पे अचंभा होता है कि ये जो बुनियादी विषय पंजाब के भविष्य से जुड़े हुए हैं, ये पंजाब की राजनीतिक पृष्ठभूमि से, पंजाब का जो डिस्कोर्स है चुनाव का, उससे बिल्कुल ही मिसिंग है। भाई, तो लोग तो यही चाहेंगे ना कि वो एक ऐसी सरकार चुने जहां पे मुख्यमंत्री सिर्फ इस बात को लेकर असहज ना रहे कि पता नहीं मेरी कुर्सी कब तक। वो तो चाहेंगे ऐसी सरकार रहे जो उनके लिए काम करे 5 साल तक।
देखिए, लोग जब भी सरकार चुनते हैं, किसी भी प्रदेश में सरकार चुनते हैं, यही सोच के सुनते हैं कि भाई जो सरकार हम बनाएं वो 5 साल के लिए काम करे। पर देखिए, पंजाब की जो परिस्थिति है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की परिस्थिति नहीं है। देखिए, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं हमारे, क्योंकि भारत की सरहद के साथ लगते हैं, इनकी जो परिस्थितियां हैं वो, या इनकी जो चुनौतियां हैं वो बहुत ही एक अलग किस्म की चुनौतियां होती हैं। और इसलिए यहाँ पर जो लोग बसते हैं उनके लिए राजनीतिक स्थिरता, जो शायद उत्तर प्रदेश में कोई रहता है या मध्य प्रदेश में रहता है, जैसे हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, उसके लिए इतनी ज़रूरी ना हो, पर पंजाब के लिए वो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रहती है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, सब नियमों कानूनों को शिथिल करते हुए, जनहित में पंजाब के लोग अपने तजर्बे से यही फैसला करेंगे कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसको तजर्बा है पंजाब चलाने का, और उस कांग्रेस पार्टी को हम एक बार दोबारा से मौका दें। किसान आंदोलन हुआ, सभी पार्टियों ने सोचा कि शायद उस नाराजगी को वो हार्नेस करके वहां पर वोट ला सकें। किसानों का खुद चुनाव पे उतरने का फैसला कितना असर डाल देगा? देखिए, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं। मेरा यह मानना है कि जमहूरियत में जितने लोग शामिल हों, जितने लोग शरीक हों, उससे जमहूरियत मजबूत होती है, जमहूरियत कमज़ोर नहीं होती है। अगर इतने बड़े आंदोलन के बाद किसानों ने ये फैसला किया कि हम अपना एक राजनीतिक दल गठन करेंगे और उस राजनीतिक दल को लोगों के बीच लेके जाएंगे, इस चीज़ का सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा, अपनी नीतियां लोगों के समक्ष रखने का एक मौका मिलता है। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, और मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, मैंने इतने चुनाव देखे हैं, इतने चुनाव लड़े हैं, और मैं कभी अपना चुनाव नहीं प्रेडिक्ट कर पाया, तो इसलिए मैंने ये काम बंद कर दिया है। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद इस चुनाव में उनकी बात नहीं बन रही है। अच्छा, कांग्रेस माइनस अमरिंदर सिंह, बीजेपी प्लस अमरिंदर सिंह, अकाली दल प्लस बीएसपी, आम आदमी पार्टी, आपको लग रहा है कि ये कोई एक पार्टी अगर ये दावा करे कि नहीं हमारी लहर है, वो सही होगा, या फिर बहुत खिंचा खिंचा चुनाव? आपने कहा प्रिडिक्ट नहीं करते हैं और सही नहीं होता है, फिर भी मैं इस सवाल के साथ देखिए, 1967 एक ऐसा चुनाव था जब पंजाब की इस रूप में जब संरचना हुई, जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, जहां पे एक हंग असेंबली बनी थी। 1967 के बाद जब भी पंजाब ने फैसला किया है, पंजाब ने बिल्कुल डिसाइसिव फैसला किया है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि इस सब के बावजूद कि इतने राजनीतिक दल लड़ रहे हैं, पंजाब के लिए पहली बार ऐसा तजुर्बा है, जो फैसला होगा वो डिसाइसिव होगा। और हमारी तो यही उम्मीद है, और मैं दिन में 16-16 मीटिंग करता हूं अपने संसदीय क्षेत्र में, कि लोग कांग्रेस को मौका दें। पर अंत में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक थोड़ा बहुत पंजाब को मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग अल्टीमेटली जो फैसला करेंगे वो एक डिसाइसिव फैसला होगा। और मनीष तिवारी पार्टी के भीतर रहकर एक लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरे कई जो साथी हैं संसद में, वो मेरे को मजाक करते हैं दैट यू आर अ रेबल विदाउट अ कॉज। मेरा ये मानना है कि दैट आई एम अ रेबल विद अ कॉज। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।